कहते हैं उत्तराखंड के पहाड़ सिर्फ खूबसूरत नहीं, रहस्यमय भी बहुत है। यहाँ की रातें पहाड़ों के सन्नाटों में छुपी अनकही कहानियों से भरे हैं। घने देवदार के जंगल जिनमें दिन में भी धूप मुश्किल से अंदर पहुंचती है और रातों में हवा की सरसराहट में कभी कभी किसी और चीजों की आवाजें भी, सांसें भी सुनाई देती हैं। यहाँ के बुजुर्ग हमेशा कहते हैं इन पहाड़ों में अदृश्य निगाहें हमेशा तुम्हें देख रही होती हैं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर जंगल तुम्हारे हर कदम को सुन रहा होता है, तुम्हारे साथ चल रहा होता है। और अगर तुमने यहाँ के देवी देवताओं का अपमान कर दिया तो ये पहाड़ तुम्हें बुलाते हैं, धीरे धीरे, जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हें अपनी तरफ खींच रहा हो। कभी कभी लोग वापस लौट भी आते हैं, पर वो पहले जैसे कभी नहीं रहते। तो आज का और इंसिडेंट शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करें। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज तुम्हें पता लगेगा उत्तराखंड की देवी देवताओं, भूत प्रेत, इन सब के बारे में। तो आज का रियल हॉरर इंसिडेंट शुरू करते हैं, जो हमारे साथ शेयर करा है आशु ने। आशु की फैमिली में 3 लोग हैं। आशु के मम्मी पापा, ये सारे लुधियाना में रहते हैं एंड काफी समय से लुधियाना में ही रह रहे हैं। इनके दादा भी लुधियाना में ही थे, इनके पापा भी लुधियाना में थे आशु के, और आशु भी लुधियाना में रह रहा है। आशु अभी करंटली 9 साल का है। ऐसा नहीं था कि ये हमेशा से लुधियाना में रहते थे, ये बिलोंग करते थे उत्तराखंड में। उत्तराखंड के हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के आगे एक गाँव है, पहाड़ों के ऊपर एक घना अच्छा सुंदर पहाड़ों के बीचों बीच एक गाँव है, वहां से बिलोंग करते थे। अब आशु के जो दादा थे उनकी किसी बात पर बहस हुई घर वालों से। उनके जो दादा थे पहले वहीं रहते थे पहाड़ों में, अपने गांव में। छोटी उम्र में 10-15 साल की उम्र में उनकी कुछ बहस हुई, किसी बात का बुरा लगा घर पर, और वो अपना गांव छोड़कर शहर चले गए और वो लुधियाना आ गए। लुधियाना काफ़ी साल रहे, मेहनत करी, पैसे कमाए, अपने लिए घर लिया और वहीं किसी लड़की से शादी कर ली और लुधियाना में ही रहने लग गए। वो बहुत कम बार गाँव आए, 1 या 2 बार। और कुछ समय बाद उन्होंने जब वहीं शादी कर ली तो उनको एक बच्चा हुआ, आशु के पापा, और वो भी वहीं रहने लगे। स्कूलिंग उनकी वहीं से हुई, रहना खाना पीना सब उनका वहीं रहना शुरू हुआ। अब जो आशु के पापा थे उन्होंने भी गांव आना बहुत कम रखा, क्योंकि उनको गांव कभी ले जाया ही नहीं गया। 1 या 2 या 3 बार, तो उनको कुछ गांव के रीति रिवाज, वहाँ कैसे रहना है, क्या लोग हैं, कौन लोग हैं, ज़्यादा कुछ पता ही नहीं था। कुछ समय बाद आशु के पापा की भी शादी होगी और उसके कुछ समय बाद आशु पैदा हो गया। अब इस पूरे के पूरे प्रोसेस में जो आशु के दादा थे, आशु के पापा थे, जब इनकी शादी हुई या इनके घर में बच्चा हुआ या इनकी कोई भी तरक्की हुई, इन्होंने घर बनाया है, कभी भी अपने गांव उत्तराखंड में लौट कर आए नहीं। अपने देवी देवताओं की पूजा नहीं करी, उनको रोट कर नहीं चढ़ाया, उनको प्रसाद नहीं चढ़ाया, गाँव वालों के साथ सेलिब्रेट नहीं करा। ये कभी किसी भी खुशी में गाँव वालों के साथ शामिल ही नहीं हुए। अब कुछ समय से इनके घर में ना बहुत अजीबोगरीब हरकतें चलने लगी थी। जो आशु के दादा थे वो बीमार रहने लगे और कुछ समय बाद अचानक मर गए। मतलब उनकी बीमारी चल रही थी, डॉक्टर्स ने कहा था इतना सीरियस नहीं है, बट वो ऑल ऑफ अ सडन गुजर गए। कुछ समय बाद जो उनकी दादी थी उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, वो थोड़ा बीमार रहने लगे। डॉक्टर्स ने कहा कुछ सीरियस नहीं है, बट तबीयत अचानक ही बिगड़ती गई और वो गुजर गए। अब आशु की फैमिली में आशु के मम्मी पापा थे, सिर्फ ये 3 लोग। आशु 9th स्टैंडर्ड में था। इनके घर में सब कुछ नॉर्मली चल रहा था, बट ऐसा नहीं था कि बहुत ब्रिलियंट है सब कुछ। आशु भी पढ़ाई में बहुत वीक था, चीज़ों में उसका मन नहीं लगता था। अब कुछ समय बाद क्या होता है, आशु के जो पापा है उनके ना दोस्त थे जो गांव से ही बिलोंग करते थे, बट वो भी ऐसे शहरों में ही रहते थे, बट वो अपने गांव से जुड़े हुए थे। तो उनके किसी फ्रेंड की शादी थी बेटे की। अब वो गांव में सेलिब्रेशन करने जा रहे थे, गांव वालों को पार्टी देने जा रहे थे, गांव में जो देवी देवता होते हैं उनके पास पूजा करने जा रहे थे। तो वो आशु के पापा को भी इनवाइट करते हैं कि आप लोग भी चलो हमारे साथ। आशु के पापा भी कन्विंस हो जाते हैं कि चलो ठीक है, चलते हैं, पहाड़ों में 7-8 दिन बिता कर आएंगे, मजा आएगा। अब ये सारी की सारी फैमिली, आशु के मम्मी पापा गाँव चले जाते हैं। अब गाँव में जाते हैं, अच्छे से सबसे मिलते हैं, मजा आता है। इनका घर भी अच्छे से रेनोवेट नहीं हो रखा होता, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंट नहीं था इनका जाना। 3, 4, 5, 8 साल में एक बार जा रहे हैं, 10 साल में एक बार जा रहे हैं, तो इनका घर भी रेनोवेट नहीं था। तो ये अपने फ्रेंड के घर में ही रुके हुए थे। तो इन्होंने वहाँ सारा शादी सेलिब्रेट करी, सारे रिचुअल्स अटेंड करे, सब कुछ अटेंड करा। उसके बाद अब जिनके घर पे शादी थी उन्होंने गांव में पूजा रखी थी भगवान के लिए, कि उनसे भी आशीर्वाद लेंगे अपने बच्चे और बेटी के लिए, बहू के लिए। तो अब क्या होता है, पूजा हो रही होती है और एक पर्सन पर देवता आ जाते हैं, जो इनके गांव के होते हैं वो देवता आ जाते हैं। वो नाचते हैं, बहुत ज़्यादा नाचते हैं।
पहली रो में जो परिवार था जिनकी शादी थी वो सब बैठे होते हैं और उसी रो में बैठे हुए होते हैं आशु के मम्मी पापा भी। अब जिन पर देवता आए हुए होते हैं वो बहुत नाचते हैं, बहुत खुश होते हैं, आशीर्वाद देते हैं बहू को भी जो लड़की होती है और लड़के को भी, उनके परिवार को भी। अच्छे से बहुत सब कुछ सही चल रहा होता है। सबके पास जा जाके नाच नाच के सर पर हाथ रख रख कर आशीर्वाद दे रहे होते हैं। वो लाइन में आते हैं, सबके सर पर आशीर्वाद देते हैं, हाथ रखते हैं, आशीर्वाद देते हैं, हाथ रखते हैं। और जैसे ही बारी आती है आशु के पापा की, आशु की मम्मी की और आशु की, वो वहीं से मुड़ते हैं और नाचते रहते हैं और बस देवता शांत हो जाते हैं। अब बड़ा वियर्ड लगता है उनको कि यार जब लाइन से सब पर आए, हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, तो हमारी बारी में हमारे ऊपर क्यों नहीं दिया? हमारी बारी में एकदम से देवता चले गए और वो अपना शांत हो गए। पर अब आशु के जो पापा थे ना, वो इन चीज़ों में बिलीव भी नहीं करते थे कि देवी देवता एक्चुअली होते हैं, क्योंकि उनका मानना ऐसा था कि अगर सच में देवी देवता आ रहे हैं किन्हीं पर, तो जो शहरों में अमीर लोग हैं, बहुत ज़्यादा अमीर है, उन पर क्यों नहीं आते? जो बिजी हैं शहरों में, उन पे क्यों नहीं आ रहे? जो गांव में या गरीब है या मिडिल क्लास है, उन्हीं लोगों पर क्यों आ रहे हैं? ये सिर्फ लोगों की अब भ्रम है और एक दूसरे को बस बिजी रखने का तरीका है। उनका ऐसा मानना था कि वो सिर्फ भ्रमित हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता एक्चुअल में। उनकी साइकोलॉजी दिमाग की ऐसी चल रही है कि वो मानते हैं ऐसा हो रहा है। आशु के पापा बोलते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, बट उन्हें कुछ बुरा लगा कि जो पर्सन था वो हमसे ही मुड़कर कैसे चला गया। इतना ध्यान नहीं दिया, सब अपने अपने घर चले गए। अब 2 दिन बाद 3 दिन बाद ये डिसाइड करते कि अपने अपने घर चले जाएंगे, ये भी लुधियाना वापस आ जाएंगे। अब जो आशु था वो अपने ना 1-2 दोस्त होते हैं गांव के जो आए हुए होते हैं शहरों से, उनके साथ मिलता है और जंगल में ना चला जाता है घूमने कि नदी साइड जाएंगे, नहा धोकर आएंगे, मज़ा आएगा। तो ये जाते हैं, वहाँ खेलते हैं। तो ना आते वक्त ऊंचाई होती है, तो ना एक दूसरे को ऐसे कमर से उठाकर लेकर आ रहे होते हैं कि थक गए, बैठ रहे हैं। तो ऐसे करते करते रेस लगाते हैं कि कौन पहले पहुंचेगा। 2-3 दोस्त आगे निकल जाते हैं, आशु पीछे रह जाता है। आशु आ रहा होता है, आशु को ना आवाज़ आती है एक पीछे से किसी दोस्त की, जो इनके दोस्त है ना उनमें से, कि मैं पीछे रह गया हूँ, मुझे भी लेने आ। आशु को आवाज़ इतनी रियलिस्टिक लगती है कि कोई दोस्त सच में पीछे रह गया क्या। वो पीछे मुड़ता है, थोड़ा पीछे जाता है, वो आवाज़ आती जाती है, वो ना एक पेड़ के पास पहुंच जाता है। उस पेड़ को पूरा बांधा हुआ होता है किसी धागे से, पूरा बांधा हुआ होता है। आशु उसके पास जाता है। अब उसको नहीं समझ आ रहा, अब वो उस जोन में ही नहीं है कि उसका दिमाग काम कर रहा है। वो पेड़ के पास जाता है और पेड़ को ना ऐसे गले से लगा लेता है, ऐसे गले से लगा लेता है। बस गले से लगाया हुआ उसने। इतने में ना आशु के दोस्त आ जाते हैं पीछे से कि आशु पीछे रह गया, आवाज़ मारते हुए आते हैं। और इतने में ना आशु एकदम से पेड़ से ना गिर जाता है, उसने ऐसे ना गले लगाया हुआ होता है। अब आशु के दोस्त बोलते हैं ये क्या कर रहा है भाई, ऐसे जंगल में किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाते। और आशु बोल रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे ऐसा लगा कि पेड़ ने मुझे ऐसे खींचा मेरी और मुझे ऐसे अपने गले से लगा लिया, मैंने नहीं करा था। सब कह रहे चुप कर, जल्दी घर चल, लेट हो रहा है, ऐसे किसी भी चीज़ पे मत जाएगा। और वो सब घर चले जाते हैं, अपने अपने घर आगे। अब आशु की ना शाम को थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है, उसे बुखार आ जाता है। अब उसको बेसिक मेडिसिन देते हैं, फर्स्ट एड देते हैं और बुखार की दवाई देते हैं, बट कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, जो आशु के पापा होते हैं वो देखकर कि यार इसकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसको ना मेन मार्केट जो होती है वहाँ ले जाते हैं डॉक्टर के पास। और वहाँ डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर दवाई वगैरह देता है। और आशु के पापा कहते हैं आज हम इसको यहीं रखेंगे, आप देख लो कि क्या हुआ है, थोड़ा ज़्यादा बीमार लग रहा है। क्योंकि उसको ताकत ही नहीं आ रही थी चलने की भी, उठने की भी। डॉक्टर सारे टेस्ट करता है, डॉक्टर बोलता है सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, आप टेंशन मत लो, ये हो जाएगा, थोड़ा ग्लूकोज वगैरह चढ़ा है, एनर्जी डाउन है, हो जाएगा ठीक। अब आशु उस रात वहीं रहता है शहर में, जो गांव के पास शहर था। और रात को ना उसको सपने आ रहे हैं ऐसे कि कोई है पर्सन जो बोल रहे कि मुझे मिला उनसे, मुझे मिला उनसे, नहीं तो मैं तुझे मारूंगा। और वो ना मार रहा है आशु को। और आशु सुबह उठा और बोल रहा है कि सपने में मुझे ऐसा सा लगा कि कोई मुझे मार रहा है, बहुत बुरे तरीके से मार रहा है, और कह रहा है मुझे मिला उनसे। अब किससे मिलाना है मुझे कुछ समझ नहीं आया। अब आशु के ना माथे पर पट्टियाँ कर रहे होते हैं, तो उसके ना कपड़े चेंज कर रहे होते हैं, तो ना उसके पेट के पास ऐसे देखते हैं कि ना निशान पड़े हुए हैं ऐसे लाल से कलर के, और ऐसा लग रहा है कि शायद हाथ के हैं, कि किसी ने ऐसे दबाया उसको पकड़कर। अब आशु को पूछते हैं कि कैसे लगा, तो आशु बोलता है मे बी हम जब नदी से आ रहे थे तो ऐसे उठाते हुए आ रहे थे एक दूसरे को, तो उसका निशान होगा। तो ये उसको समझ नहीं आया कि जब वो पेड़ की तरफ अट्रैक्ट हुआ था
या पेड़ ने खींचा था या ये पेड़ से गले मिला था, उस टाइम पर इसके पेट पर वो निशान पड़े थे। अब नेक्स्ट डे वो शहर से चले जाते हैं गाँव में कि अब दवाई दे रखी है, वो कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, और अगर 1-2 दिन में तबीयत ठीक होती है तो ठीक है, नहीं तो हम वापस शहर चले जाएंगे लुधियाना। अब ये गांव में आते हैं और अगली शाम को देखते हैं जो पेट पर ना हाथ लगे हुए थे ना, निशान थे वो लाल लाल, उन पर ना पीक भरने लग गया, वो सूजने लग गया, उस पर कुछ पानी पानी सा भर रहा है। अब वहाँ के लोग बोलते हैं यार ये क्या हो रहा है, एक बार पूजा भी कर लेते हैं, कहीं इस पर कुछ छाल वगैरह तो नहीं लग गया, कुछ गलत तो नहीं हो गया। डॉक्टर कह रहा कुछ नहीं हुआ, और इस पर ऐसे हो रखा है, ये अजीब सा हो रहा है, इसमें जान भी नहीं आ रही। डॉक्टर कह रहा है सब ठीक है। तो गांव वालों ने कहा पूजा करा ले, एक बार मंदिर में जाकर पुजारी से थोड़ा सा आशीर्वाद वगैरह ले लो कि कुछ अगर छाल लगा होगा तो ठीक हो जाएगा। छाल मतलब कोई छाया लगी होगी तो ठीक हो जाएगी। तो उसके पापा बोलते हैं आशु के, तुम पागल हो क्या, ऐसा कुछ नहीं होता, उसकी तबीयत खराब हो रही है, हम निकल रहे हैं लुधियाना के लिए, तुम तो ऐसे लेट करा के बच्चे की और तबीयत खराब कर दोगे। तो वो निकल जाते हैं लुधियाना के लिए और गाड़ी करते हैं और लुधियाना पहुंच जाते हैं। अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं, पूरा चेकअप कराते हैं। उसका यहाँ पर पानी पानी सा भरे जा रहा है, पूरा शरीर कमजोर होता जा रहा है, जान नहीं आ रही। डॉक्टर्स ने सारे टेस्ट कर लिए, दवाई दिखा दी, सब कुछ, उसमें कोई चेंजेस ही नहीं आ रहे हैं। और डॉक्टर कह रहे हैं सब कुछ ठीक है। उसको रात को सपने आ रहे हैं कि कोई उसको दिख रहा है जो मार रहा है, कह रहा है मुझे लेकर चल उनके पास, मुझे लेकर चल उनके पास। अब आशु बोल रहा है कि मुझे रोज ऐसे सपने आ रहे हैं, किसके पास लेकर जाना है मुझे नहीं समझ आ रहा। हफ्ता बीत जाता है, आशु की इतनी तबीयत खराब हो जाती है, वो सूख कर बिल्कुल पतला हो चुका होता है। अब उसमें इतनी ताकत खत्म हो गई होती है कि मैं कुछ बोलूं भी क्या। तो ना उसके पापा बात कर रहे होते हैं अपने दोस्त लोगों से, तो गांव वाला ही फ्रेंड होता है, उससे बात करते हैं, उसको बताते हैं कि यार वो रात को बोलता है सपने में कुछ कुछ, और सुबह बताता है कि सपने में कोई दिखता है। तो जो उसके पापा होते हैं, उसका फ्रेंड बोलता है कि आप एक बार गाँव जाओ, पूजा कराओ यार, होती हैं ये चीज़ें। और वो कन्विंस हो जाते हैं, वो गाँव ले जाते हैं, गांव में रुकते हैं। गांव में आके उसको ना पूजा के पास, मंदिर के पास लेकर जाते हैं और बैठते हैं और पुजारी को बुलाते हैं। काफ़ी सारे लोग आए होते हैं और पूजा करते हैं। अब पूजा पाठ के लिए भी ना पूरी प्रॉपर प्रतिक्रिया होती है कि पूजा होगी, धूप लगाई जाएगी, फिर जिन पर देवता आते हैं उन पर देवता आएंगे। इनको काफ़ी टाइम हो जाता है कि ये पूजा कर रहे हैं, धौल दमो बजा रहे हैं, जो एक ट्रेडिशनल वो होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बजाने वाले, जिनसे भगवान आते हैं, सब बजा रहे हैं। भगवान आ ही नहीं रहे, जो देवता आते हैं वो आ ही नहीं रहे जिस पर्सन पर आते हैं। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, सडनली आशु उठता है और नाचना शुरू कर देता है। ऐसे नाचता है, ऐसे बेसुध होकर नाचता है जैसे इसे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। बाकी सब देख रहे हैं क्या हुआ, इसे रोक रहे पर ये धक्का मार रहा है। जिस शरीर में जान नहीं थी वो पागलों की तरह नाच रहा है। अब किसी और को नाचता देख देवता जिन पर आते थे उन पर देवता भी आ जाते हैं। उन पर देवता इसलिए आते हैं कि ये सब मेरे लिए हो रहा है, मेरा गांव, मेरा मंदिर, कौन है जो देवता अपने आप को बताकर नाच रहा है। ऐसे उनको गुस्सा आ गया, वो आते हैं और जैसे ही वो आते हैं थोड़ा सा चीखते हैं, जैसे कंतारा में वो चीखते हैं ना, जोर जोर से चीखते हैं। और आशु एकदम से ना दुपक कर बैठ जाता है और बस हिल रहा है ऐसे ऐसे। अब जो देवता थे वो नाचते हैं, पूरा का पूरा नाचते हैं। और जैसे आशु के मम्मी पापा थे वो माफ़ी मांगते हैं कि हम नहीं आए, हमें माफ़ कर दो, हमारे बच्चे को ठीक कर दो। और जो देवता है वो गले मिलते हैं आशु के पापा से भी, आशु की मम्मी से भी, कि वो एक परिवार की तरह ट्रीट करते हैं। जो गांव के देवी देवता होते हैं ना, उनके लिए वहाँ का हर सदस्य परिवार का मेंबर है। वो उतना ही उनके लिए अच्छा खुश होते हैं जैसे परिवार होता है, और उतना ही दुखी होते हैं, उतना ही गुस्सा हो जाते हैं जैसे एक परिवार का मेंबर होता है। तो वो उन सबसे गले मिलते हैं कि कितने समय बाद आए हो तुम वापस आए हो, तो उनसे गले मिल रहे होते हैं सब कुछ। और जैसे ही वो आशु को हाथ लगाते हैं, और वो तो देवता थे, उनको एकदम से पता लग जाता है कि भाई इस पर तो प्रेत लगा हुआ है। और प्रेत जैसे ही हाथ लगाता है पूरा उनको दिख जाता है कि भाई ये जंगल में गया था, पानी भरने गया था, पानी भरते हुए आए, वहाँ से खेलते आए नदी में नहा धोकर, और इस पर वो पेड़ कोई है, वहाँ पर कोई प्रेत रहता है और वो प्रेत लग गया इस पर, और वो इसको परेशान कर रहा है, इसकी तबीयत खराब कर रहा है। और वो एकदम से गुस्सा होते हैं, चावल वगैरह मारते हैं। और आशु एक डिफरेंट वॉइस में, किसी और ही लैंग्वेज में, कोई वर्ड्स भी नहीं बोल रहा, अजीब अजीब सी आवाजें मार रहा है, ओ आ ही, ऐसे ऐसे कर कर बोल रहा है। और देवता को समझ आ रही है बातें। अब देवता से बात कर रहा है आशु, और देवता से इनकी क्या बात हुई समझ नहीं आया। बस देवता ने जो पुजारी थे, जो मेन, उनको कहा 5 दिन की पूजा होगी और तुम धोल दमो पूरा अच्छे से सब कुछ प्रक्रिया, सब कुछ सजावट धोल दमो के साथ यहाँ पर 5 दिन की पूजा करोगे। 5 दिन जो आशु था उसको बिठाया, सब बैठे पूरे धूमधाम से, आस पास वाले हर जगह के गांव के लोग आए, सब आए। 5वें दिन जो देवता थे, सारी पूजा होने के बाद, सब कुछ होने के बाद,
गए जंगल में सबको लेकर, और जो पेड़ था ना वहाँ पर लेकर गए, और उन्होंने एक थाल रखी वहाँ पर, और सबको कहा कि यहाँ कुछ दिन धूप धाप जलाना तुमने आकर सारों ने। और फिर उन्होंने बताया, वो जो पुजारी थे उनको, और वो देवता चले गए। अब पुजारी ने बताया कि देवता ने बताया कि यहाँ पर जो प्रेत रह रहा था वो काफ़ी टाइम पहले किसी गांव पर पूरा कब्जा कर बैठा था। बहुत शक्तिशाली प्रेत था जो पूरे गांव पर कब्जा कर बैठा था। और उस गांव में कुछ पुजारियों ने जो बहुत प्रसिद्ध थे, आज से 150-200 साल पुरानी बात है, उन लोगों ने यहाँ पर इसको बांध दिया था। और पूरा का पूरा बांधने के बाद इतनी शक्तियों के साथ बांधा था कि ये हिल नहीं पाया तब से। और अब जब वो शक्तियाँ वीक पड़ने लगी तो ये थोड़ा बाहर आने को हुआ। तो इसने आशु को पकड़ा, ये सोचकर, ये समझकर कि आशु देवता से बात कराएगा और उसे मुक्त कराएगा, क्योंकि वो तब से वहाँ बंधा हुआ है और उसका कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा था देवता से। तो इसलिए वो सपनों में आकर आशु को बोल रहा था, मेरे को उनसे मिलाओ, मेरी बात कराओ। और फिर देवता को जब वो पूजा के दौरान भी उसने, आशु ने यही बोला कि मुझे ऐसे ऐसे बांधा, ये करा, मैं मुक्त होना चाहता हूँ, मेरे को यहाँ से मुक्त करो। और उसको बांधा इसलिए था, मुक्त इसलिए नहीं करा था उस टाइम पर। पुजारी ने बताया कि इसने, जो ये प्रेत है, इसने मांगी थी, एक बलि मांगी थी इंसान की, और उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, और उन्होंने इसको बांध दिया मंत्रों से, विद्या से, पूरे के पूरा इसको बांध के रखा। अब 150 साल से भी ऊपर हो गए थे। जब वो मंत्र वीक पड़ने लगे तब ये सच में चाहता था कि मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, तो भगवान देवता की मदद चाहता था, तो इसलिए इसने आशु को पकड़ा था। अब प्रेतों का क्या काम होता है, जिसको पकड़ते हैं दुख तकलीफ तो आती है। अब इन्होंने, जो देवता थे, उन्होंने उसको आज़ाद कर दिया, मुक्त कर दिया। उन्होंने कहा था 10-11 दिन यहाँ पर रोज धूप चलानी है और वो आज़ाद हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, और वो हो गया। और उसके बाद पुजारी ने बताया इनके परिवार को, आशु के, कि तुम इतने सालों से शादी हुई तब नहीं आए देवता के पास, तुम्हारा घर बना तब नहीं आए देवता के पास, बच्चा हुआ तब नहीं आए तुम देवता के पास, बीमार हुआ तो तुम आए देवता के पास, तो तुमसे रुष्ट थे। तो अब वो खुश हैं, अब ठीक है। अब के बाद हर साल जो आशु और आशु का परिवार है अपने गांव, अपने देवता के पास जाता है, रोट काटता है, पूजा करता है, पूरे के पूरी धूमधाम से पूजा कराते हैं। और इनके घर में अब जो आशु जैसे चंचल रहता था वो भी ठीक है, उसके मम्मी पापा का बिजनेस भी ठीक चल रहा है, घर भी सही चल रहा है, और मंदिर में भी आते हैं, धूमधाम से पूजा कराते हैं, सबके साथ रहते हैं। तो ये इंसिडेंट था जो आशु ने शेयर करा हमारे साथ, कि उत्तराखंड जितना देखने में खूबसूरत लगता है, देवी देवता सब है, उतना ही वहाँ ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो देवी देवता ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, और उन्हों का रूप वो दिखाते हैं, वो मदद करते हैं, परिवार की तरह तुम्हारे साथ एक्ट करते हैं। तो आप सबका क्या ओपिनियन है इस हॉरर इंसिडेंट के बारे में, मेरे को ज़रूर बताना। मैं कमेंट सेक्शन में रीड करूँगा, उन पर सब पर रिप्लाई भी करूँगा। तो अगर आप लोगों के पास भी कोई हॉरर स्टोरी है, ऐसे रियल हॉरर इंसिडेंट, तो ये मेरी जीमेल आईडी यहाँ शेयर करो, मैं रीड करूँगा। तो इस हॉरर स्टोरी टाइम के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।